हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आज हमारा जो पेपर है वो है एसएससी सीएचएसएल 2020 का पेपर है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राम सोल्ड अ मोटरसाइकिल फॉर 70,000 रुपीज़। मतलब क्या हुआ, राम ने एक मोटरसाइकिल को बेच दिया कितने में, 70,000 रुपये में। तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे, तो आपको उसके लिए कोई भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो राम ने क्या किया, 70,000 रुपये में एक मोटरसाइकिल को बेच दिया, लेकिन उसने बेचा तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ। आपसे पूछा गया है कि फॉर व्हाट प्राइस शुड ही सेल अ मोटरसाइकिल टू गेन अ 30% प्रॉफिट। उसको 25% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, कितने का हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन हमसे पूछा गया कि उसको 30% का अगर प्रॉफिट लेना है तो उसे कितने में बेचना चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है 25% के प्रॉफिट के लिए हमें दिया गया है उसकी सेलिंग प्राइस, मतलब कि विक्रय मूल्य। 25% का मतलब क्या होता है, अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखें हम तो वो क्या होती है, 1/4। जब भी हम प्रॉफिट या लॉस की फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो हमें देता है कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य, और ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो हमें देता है प्रॉफिट। अगर हम प्रॉफिट के लिए फ्रैक्शन वैल्यू निकाल रहे हैं तो प्रॉफिट देगा, और लॉस के लिए निकाल रहे हैं तो लॉस देगा। ठीक, तो हमें प्रॉफिट मिला कितने का, 4 रुपये पे 1 रुपये का प्रॉफिट मिला। और अगर हम 4 रुपये पे 1 रुपये का प्रॉफिट लेते हैं तो उसको कितने में बेचेंगे, 5 रुपये में बेचेंगे। राम ने भी वही किया, लेकिन राम ने क्या किया, उसको 70,000 में बेचा, 5 रुपये में नहीं बेचा उसने, कितने में बेचा, 70,000 में। इसका मतलब 5 यूनिट की वैल्यू क्या है, 70,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा आपका 14,000। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 14,000। अब पूछा गया है, सॉरी 14,000 हो गई। अब हम कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं उसका। 1 यूनिट अगर 14,000 है, कॉस्ट प्राइस कितने यूनिट है, 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 × 14,000। 4 × 14,000 उसकी क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस। ये हो गई कॉस्ट प्राइस। तो ये आ गया हमारे पास 5600, मतलब 56,000 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। अब हमें बोला गया है कि उसको अगर 30% का प्रॉफिट लेना है, 30% का प्रॉफिट मतलब कि वो कितने में बेचेगा उसको। हम पहले तो 30% का मतलब क्या होता है, 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है, 3/10। यहाँ से हमें पता चला कि ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और ये है प्रॉफिट। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस 10 रुपये, मतलब 10 यूनिट है, 10 यूनिट नहीं है, वो कितनी है, 56,000। तो 10 यूनिट किसके इक्वल है, 56,000 के इक्वल है। तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी, 5,600 के इक्वल। ठीक है, अगर 1 यूनिट 5,600 के इक्वल है तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है उसकी सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो 10 रुपये है, 10 रुपये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, उसको 3 रुपये का क्या लेना है, प्रॉफिट लेना है। तो वो कितने में सेल करेगा, 13 रुपये में। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितने में, 13 रुपये में सेल करेगा। लेकिन 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5,600, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5,600 इंटू 00। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम, तो हमारे पास उसकी फाइनल प्राइस आ जाएगी 008 इज एज इट इज़ ये हो गया 13 इंटू 6 क्या होता है, 78, कैरी 7 एंड 65 इंटू 7 ये हो गया 72, मतलब 72,800 रुपीज़। कितने में बेचेगा वो, 72,800 रुपीज़ उसकी फाइनल सेलिंग प्राइस हो जाएगी। अगर उसको क्या करना है, उसको क्या करना है, 30% का प्रॉफिट लेना है तो। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि जियोमेट्री से क्वेश्चन है। ये बोलता है कि हमारे पास एक सेगमेंट, मतलब एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर क्या है, ओ है, और BC एक कॉर्ड है, और CD टेंजेंट है। ठीक है, जो कि C पॉइंट से जाता है, और एंगल AOC हमें दिया हुआ है 118। तो हम डायग्राम बना लेते हैं पहले, ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। ये हमारा क्या हो गया, सर्कल हो गया। ये हो गया इसका सेंटर क्या है, O है, और ये हो गया AB, और ये हो गया आपका कोड AC। ठीक, और ये हो गया आपका B। ये यहाँ पे कुछ मेट करेंगे, ये होगा ABC। और ये जो एंगल दे रखा है हमें, ये वाला, ये कितना है, 118
ये जो एंगल है ये हमें दे रखा है 118 डिग्री, ठीक। और ये एक टेंजेंट है जो कि क्या है, ये टेंजेंट है डी, ठीक। अब आपको बोला गया है कि एंगल ए ओ सी कितना दिया हुआ है 118, एंगल ए ओ सी की वैल्यू आपको दी हुई है 118, और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी, ये एंगल आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है अगर ये जो कोड है, ये कोड एंगल पर अगर 118 डिग्री का कोण बना रहा है, मतलब ये जीवा केंद्र पर इतने डिग्री का एंगल बना रही है, तो सर्कल कर पर कितने डिग्री का बनाएगी, उसका आधा। अगर आपने ये थ्योरम पढ़ी होगी तो ये एंगल क्या हो गया हमारा, ये एंगल हो गया जी 59, 118 का आधा कितना हो जाएगा, हाफ कितना हो जाएगा 59 हो गया। अब आपको एक और थ्योरम का नॉलेज होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो क्या कि ये जो एंगल है ए बी सी और एंगल ए सी डी, ए सी डी, ये क्या है, ऑल्टरनेट सेगमेंट वाले एंगल है। अब आपको कैसे पता चलेगा ऑल्टरनेट सेगमेंट वाले एंगल है, तो देखिए पहला सेगमेंट कौन सा है, ए सी डी, ठीक है, मतलब ये वाला सेगमेंट हो गया हमारा ए सी डी, ठीक है, ये सेगमेंट हो गया ए सी डी। अब हमें पता है कि इसका ऑल्टरनेट सेगमेंट कौन सा होगा, जो कि इसके अपोजिट होगा, ठीक है, इसके अपोजिट ये है, तो ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, ये वाले एंगल के इक्वल होगा। तो हमारे पास ए सी डी की वैल्यू क्या आ गई 59, ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एवरेज से क्वेश्चन पूछा गया है, द एवरेज एज ऑफ 25 मेन इज़ 28 ईयर्स, मतलब कि 25 आदमी है, उनकी एवरेज एज कितना है 28 है, ठीक है 28 है। उसके अलावा एवरेज एज 5 न्यू मैन ऑफ एवरेज एज 25 ईयर ज्वाइन देम, 5 नए आदमी और जुड़ गए जिनकी जो एज है, एवरेज एज है वो कितनी है 25 ईयर है, ज्वाइन देम, ठीक है। फाइंड द एवरेज एज ऑफ ऑल ऑफ देम, मतलब कि सभी की उनकी एवरेज एज क्या रहेगी वो आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम इसको सिंपली सोल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिगेशन, ठीक है। तो हमें बताया गया है कि जो 28 मेंस है, कितने 28 मेंस, सॉरी 25 मेन हैं, उनकी एवरेज एज है 28, ठीक। और जो 5 नए ऐड हुए हैं उनकी कितनी है, 5 नए जो ज्वाइन हुए हैं उनकी है 25, तो जो हमें ये ओवरऑल निकालना है वो हो गया x, ठीक। इसको आप कट कर सकते हो, ये 5 टाइम्स और ये 1 टाइम्स, ठीक। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 28 इंटू 5 कितना हो जाएगा 140। आपको पता होगा जब भी हम किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको आधा करके 10 से डिवाइड कर दे, सॉरी हाँ करेक्ट, आधा करके 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही हमने किया है। 28 को आधा करेंगे तो 14 होगा, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया। एंड 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 25 एज इट इज़। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 65, और अपॉन में इससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक। तो क्या था हमारे पास 140 प्लस 25 अपॉन 4 प्लस 1 6, सॉरी 5 प्लस 1 6, तो ये टोटल अगर इसको टोटल करते हैं तो हमें मिलता है 165 अपॉन 6। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा 6 2 ज़ा 12, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास कितना बचा 12 हो गया, 4 बचा, ये 5 हो गया, मतलब कि 7 टाइम्स जाएगा, फिर आपके पास कितना 3 बचेगा तो वो हो जाएगा 5, मतलब 27.5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया जी हमारा सही थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका मैक्सिमा मिनिमा से, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, द लिस्ट वैल्यू ऑफ, किसकी लिस्ट वैल्यू बताना है आपको, 8 कोसेक स्क्वायर थीटा, 8 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, इसकी आपको क्या बताना है, लिस्ट वैल्यू बताना है। तो इस टाइप का आप ये आपको क्या रखना है, ये जो फॉर्मेट है, ये एक्सप्रेशन का फॉर्मेट है, उसको आपको याद रखना है। ये कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है, ए कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा,
जब भी आपको इस टाइप का एक्सप्रेशन मिले और उसमें आपको क्या पूछे, मिनिमा, मतलब कि मिनिमम वैल्यू, लिस्ट वैल्यू आपको कैलकुलेट करना हो, तो आपको सीधे से पता होना चाहिए कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 2 इंटू अंडर रूट ए बी होती है। ठीक है, तो 2 एज इट इज़ ए बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, 8 एंड 25। 8 इंटू 25, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 200 मिलेगा। ठीक है, 200 इंटू 2। अब 200 से आप 200 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा जी 10√2। ठीक है, और इंटू ये वाला 2, तो 10 इंटू 2 हो गया आपका 20√2। तो 20√2 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका डिस्टेंस एंड टाइम से। ये बोल रहा है रीचा ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड से, 15 की स्पीड से। ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे कितने की स्पीड से जा रही है वो, 15 की स्पीड से। उसके बाद बी टू सी उसने ट्रेवल किया 20 की स्पीड से, और सी टू डी उसने ट्रेवल किया 30 की स्पीड से। ठीक है, तो आपको इस, और ए बी सी डी, बी सी और सी डी, ये जो तीनों सेगमेंट है ये क्या है, इक्वल है। जो तीनों डिस्टेंस थी वो क्या थी, इक्वल थी। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, उसकी एवरेज स्पीड बताना है। मतलब क्या है कि ऋचा ने कोई दूरी तय की है जो कि 15 की स्पीड से 20 की और 30 की स्पीड से चाल से उसने वो दूरी को कवर किया है, तो आपको उसकी औसत चाल बताना है। और जो 3 सेगमेंट में किए, तीनों सेगमेंट की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि उसने एक सेगमेंट में कितनी दूरी तय की, 60 क्यों माना हमने इन सबका एलसीएम ले लिया ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाए, ईजी हो जाए। तो अगर 60 किलोमीटर वो 15 की स्पीड से जाएगी ऋचा, तो कितने टाइम में उसको कवर कर लेगी, उसको लगेंगे 4 आवर्स। ठीक है, उसके बाद अगर वो 20 की स्पीड से 60 किलोमीटर को ट्रेवल करेगी तो उसको कितना लगेगा, 3 आवर्स का टाइम लगेगा। और अगर वो 30 की स्पीड से 60 किलोमीटर को ट्रेवल करे तो उसको कितना टाइम लगेगा, उसको लगेगा जी 2 आवर्स का टाइम। ठीक है, अब यहाँ से हम देखें तो उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, 3 + 4 7 + 2 9, टोटल टाइम 9 है। और टोटल डिस्टेंस कितना है, ये तो एक सेगमेंट का डिस्टेंस है। ठीक है, वो टोटल सेगमेंट कितने, 1 2 3, 3 सेगमेंट है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 3 × 60, ये हो गई टोटल डिस्टेंस। और जो स्पीड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये आ गई डिस्टेंस, टाइम कितना था 9। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 3 टाइम्स कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा 20 टाइम। तो एवरेज स्पीड क्या आ गई उसकी, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एम इज द सर्कमफेरेंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एम दिया हुआ है हमें, जो एक ट्राइंगल है एबीसी, ये मान लिया हमने ट्राइंगल एबीसी। ठीक, ये ट्राइंगल एबीसी, उसका सरकम सेंटर है एम। सरकम सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर होता है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जहाँ पर मिलते हैं, मतलब जो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब ये साइड है तो इसका बाइसेक्टर यहाँ पर होगा, इसका बाइसेक्टर यहाँ पर होगा और इसका बाइसेक्टर कुछ यहाँ पर होगा। अब इन तीनों को जब हम एक्सटेंड करेंगे, मतलब आपस में मिलाएंगे, और जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही क्या होगा हमारा, वही हो जाएगा क्या, ये यहाँ पर है। ठीक, वही हो जाएगा इनका सरकम सेंटर, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, और ये क्या होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक, क्लियर। अब इसकी वैल्यू ये है एम पॉइंट। ठीक है, ये सरकम सेंटर है एम, और आपको सरकम रेडियस क्या हो जाएगी, ये जो पॉइंट है, ये जो बी है, इससे यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी इसकी, सरकम रेडियस। मतलब एम बी, जो बी एम है वो क्या हो जाएगी उसकी, सरकम रेडियस। ठीक है, सरकम रेडियस का मतलब क्या होता है, परित्रिज्या, और ये क्या है, परिकेंद्र। ठीक, परिकेंद्र और परित्रिज्या। अब हमें बताया गया है कि BC जो है वो 12 से कितना है, 24 सेंटीमीटर है। अगर BC 24 है और ML जो है परपेंडिकुलर है BC पे, ML ये M और ये L, तो ये ML जो है परपेंडिकुलर हो गया BC पे, और BC कितना दिया हुआ है हमें, BC दिया हुआ है हमें 24। और हमें पता है कि ये कब पॉसिबल है, जब ये क्या हो जाएगा, ये भी 12 और ये भी 12। क्यों, क्योंकि जो आपका परिकेंद्र मतलब कि सरकम सेंटर है, वो किन चीज़ों से मिलके बनता है, वो आपका किन से मिलके बनता है,
जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, बाइसेक्टर किसके होंगे, ये एंगल बाइसेक्टर नहीं होंगे, ये होंगे आपके साइड के बाइसेक्टर। तो साइड को बाइसेक्ट करेंगे तो ये भी 12 हो जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा। इतना क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये भी 12 हो गया, ये 12 हो गया, और आपको सरकम रेडियस जो कि ये है 15, ये दिया हुआ है। मतलब कि अगर आप यहाँ पर देखें, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, मतलब ये कुछ इस तरीके से हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये क्या है, एल है, ये एम है और ये बी है। ये आपके पास दिया हुआ है 15, ये आपके पास दिया हुआ है 12, और ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर क्या क्या है, हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज मतलब 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 to 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। पी स्क्वायर क्या होगा, पी स्क्वायर आपका परपेंडिकुलर हमें कैलकुलेट करना है, एज इट इज लिख देते हैं। उसके बाद 12 जो कि हमारा बेस है, ये हो जाएगा 144। अब आप यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, इसको इससे माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 81 मिलेगा। ठीक है, 81, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 9 का। तो परपेंडिकुलर क्या आ गया आपका, 9। मतलब जो एम की डिस्टेंस थी वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम यहाँ तक आके 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, XYZ एक ट्राइंगल है, XYZ। अगेन हमें जियोमेट्री से क्वेश्चन मिला है। XYZ एक ट्राइंगल है, ये बना दिया हमने XYZ ट्राइंगल। ठीक है, उसके बाद मिडिल पॉइंट ऑफ साइड XY एंड YZ, मतलब मिड पॉइंट किन किन के, XY और XZ के। ये XY का हो गया और ये XZ का हो गया। ठीक है, ये मिड पॉइंट हो गए उनके L और M है। ठीक, उसके बाद R इज द पॉइंट ऑन द सेगमेंट LM बना दीजिए आप, ये बना दिया आपने LM। ठीक, LM पे एक पॉइंट है, कौन सा है, R। उसकी लोकेशन को डिफाइन किया गया है जो LR है, मतलब अगर ये L है तो इनके बीच में कहीं R होगा, वो 1:2 रहेगा। LR टू RM का रेशो क्या है, 1:2। मतलब ये अगर यहाँ पे R आता है तो ये 1 है और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1:2। मतलब LR 1 यूनिट और RM 2 यूनिट हो जाएगा आपके पास। ठीक है, इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। LR दिया हुआ है आपके पास 3 सेंटीमीटर। LR कितना है, LR आपको 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपसे पूछा है YZ। ठीक, तो LR अगर आपका, अगर देखें आप तो LR 1 यूनिट है, और जो 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 सेंटीमीटर है तो अगर हम LM को कैलकुलेट करें तो वो कितने यूनिट है, 2 यूनिट ये, और 1 यूनिट ये, कितना हो गया, 3 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 है तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये आ गया आपके पास, इतना क्लियर है, 9 सेंटीमीटर। और आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा है YZ। अब इसके लिए आपको मिड पॉइंट थ्योरम पता होना चाहिए। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है कि ये जो LM है वो क्या होगा, हाफ होगा जो रेस्ट ऑफ साइड है उसका, मतलब जो बची हुई साइड है उसका हाफ होगा। अगर LM आपके पास गिवन है तो YZ आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर इसको 2 को आप यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, YZ की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 × LM, और LM कितना है, 9, तो ये आ गया 18 सेंटीमीटर आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है, उसका डायगोनल कितना दिया हुआ है आपको, 50 सेंटीमीटर। 15, इट्स 15 नॉट 50। ये बना दिया मैंने एक रेक्टेंगल, ये जी आपका एक रेक्टेंगल, इसका ये डायगोनल हो गया। सपोज दिस इज डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, और ये आपको दिया हुआ है कितना, 15, तो ये मैंने इसको 15 बना दिया। ठीक, लेंथ दे रखी है, ये हो गई इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर, और आपसे एरिया कैलकुलेट करने का बोला है। आप इसका एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपके पास क्या हो, इसकी ब्रीथ हो। तो ब्रीथ को कैलकुलेट कर लेते हैं हम। अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमें जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज गिवन है, बेस गिवन है, तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर को कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। तो ये 15 है और ये 12 है। जब आप हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करोगे और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके उसको माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, क्या मिलेगा,
81, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225 और इसका स्क्वायर 144, तो यहाँ से आपको मिलेगा 81 जो कि 9 हो जाएगा, ठीक। तो हमें ब्रीथ मिल गई 9। अब हमें एरिया कैलकुलेट करना है, तो क्या करना होगा, 12 इंटू 9, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रीथ, ये हो गया एरिया जो कि आ गया हमारे पास 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, करेक्ट। नेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डीआई से पूछा गया है, द फॉलोइंग ग्राफ गिवन द एनुअल प्रॉफिट अर्न बाय अ कंपनी। हमें क्या गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, जो कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1996 टू 2001। स्टडी द ग्राफ एंड फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ओके। प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है इनकम माइनस परसेंट, ये एक्सपेंडिचर आप सभी लोगों को पता है। आपसे पूछा है कि द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 1996 वॉज 30 लाख, ठीक है। एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर वो कितना है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है आपको 30 लाख, ठीक, 30 लाख है। और आपसे इनकम पूछी है। प्रॉफिट अगर हम देखें 1996 के दौरान तो वो था कितना, 45, ये था प्रॉफिट, कितना था 45। प्रॉफिट और एक्सपेंडिचर को हम ऐड कर दे तो हमें क्या मिलेगा, इनकम, तो वो कितनी हो जाएगी, ये 5 और ये 75 लाख, मतलब कंपनी की इनकम क्या थी 1996 में, 75, ओके, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अलजेब्रा से आया हुआ अच्छा क्वेश्चन है। a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास गिवन है 2, ठीक। और 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू आपके पास क्या गिवन है, 0। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो आपको मिलेगा AB प्लस BC प्लस CA अपॉन ABC इक्वल टू 0। ABC एलसीएम लोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिलेगा, और ये भी इधर पहुँच के 0 हो जाएगा, तो आपके पास AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू क्या हो गई, 0, ठीक। आगे आपके पास दिया है AC इज इक्वल टू 4/b, AC इज इक्वल टू क्या है, 4/b, ठीक है। AC इज इक्वल टू गिवन है 4/b, तो या हम यहाँ से सीधा लिख सकते हैं ABC इज इक्वल टू 4, ABC इज इक्वल टू 4, एंड A³ प्लस B³ प्लस C³ दिया हुआ है 28। तो आपसे पूछा है A² प्लस B² प्लस C² कितना होगा। तो आपके पास क्या दिया है, क्यूब वाली इक्वेशन दी है, तो आप उसी का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दीजिए। तो A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC, ये क्या होता है, A प्लस B प्लस C, ठीक है, A प्लस B प्लस C इंटू A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ठीक है। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें ये वाली इक्वेशन से, तो ये माइनस हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक। तो हमने यहाँ से माइनस ले लिया कॉमन, ओके। तो अब हमें इसकी वैल्यू भी पता है जो कि कितना है, 28, तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी 28, माइनस 3 इंटू ABC की वैल्यू कितना है, ABC की वैल्यू है 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12, ठीक है। A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितना गिवन है, 2, ये रही A प्लस B प्लस C की वैल्यू 2, ठीक, इंटू A² प्लस B², इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है B² प्लस C² माइनस AB प्लस BC प्लस C, इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है जो कितना है, 0 है, तो माइनस 0। तो आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से ये जाएगा मतलब कि 28 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 18 बचेगा, ठीक। मतलब ये आपके पास बच जाएगा 16 इज इक्वल टू 2, और ये वाला एक्सप्रेशन। तो अगर ये एक्सप्रेशन की वैल्यू देखें तो 2 से ये कट जाएगा 8 टाइम्स, तो इसकी ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 8, जो कि आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 6300 इज डिवाइडेड बिटवीन XYZ सच दैट X रेशो Y, X/Y आपको दिया हुआ है 7:5, मतलब X/Y कितना गिवन है, 7:5, एंड Y/Z ये आपके पास गिवन है 4:3। तो आपको X/Y/Z मतलब तीनों का रेशो निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि कितना हो जाएगा 28, फिर इसका
इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना हो जाएगा जो कि हो जाएगा 20, और इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करना होगा जो कि हो जाएगा 15। अब अगर ये 28, 20 और 15 हमारा क्या हो गया, रेशो हो गया। अब उसने कितने रुपए बांटे हैं, उसने डिवाइड किए हैं 6300 रुपये, मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 63। ठीक है, ये टोटल आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपके पास 63, मतलब 63 रुपये टोटल होते हैं, और वो इसको डिवाइड करते हैं इन तीनों में, इस रेशो में। तो एक एक्स को मिलता है ये वाला, एक वाई को ये, और जेड को ये। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने 63 को नहीं डिवाइड किया, उसने डिवाइड किया 63,000 को। इसका मतलब यहाँ से हमें पता चला कि 63 यूनिट की वैल्यू 63, सॉरी मैंने 1000 बोल दिया था, अभी इट्स 100। ओके, सो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 100। ठीक है, अब क्या पूछा गया है, फाइंड द शेयर ऑफ वाई। वाई का शेयर मतलब कि ये मिडिल वाला, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 100 है, तो 20 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2000। करेक्ट, ये आपका आंसर हो गया। आगे की ओर बढ़ते हैं। 15 आदमी 10 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं, इन हाउ मेनी डेज 20 मैन कैन कंप्लीट, मतलब कि 20 आदमी कितने दिन में कर देंगे, ये आपको बताना है। तो आपसे को बताया है 15 आदमी। ठीक है, MDH वाला फॉर्मूला आप सभी को पता होगा आई थिंक। 15 आदमी किसी काम को 10 दिन में, ये M, ये D और H हमारे पास नहीं है तो हम उसको स्किप कर देंगे। ठीक, इक्वल टू M1D1H1 इज इक्वल टू होता है M2D2H2। ठीक, ये भी अलग है। अब यहाँ पर हमारे पास जो दूसरी कंडीशन है उसमें 20 मेन है, मतलब M 20 है और D2 हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, M 20 और D2 कैलकुलेट करना है, तो D2 क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि 150/20, ये 0 से 0 कट गया और ये कट जाएगा आपका कितने टाइम्स, 7.5 टाइम्स, मतलब कि 7.5 डेज में 20 आदमी उसी सेम वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वापिस DI का क्वेश्चन आया है आपके लिए। द फॉलोइंग ग्राफ गिवन द एनुअल प्रॉफिट अर्नड बाय अ कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1996 टू 2001, स्टडी द ग्राफ एंड केयर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज आपको दिया हुआ है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इंटू 100 अपॉन एक्सपेंडिचर। अब आपसे पूछा है द पीरियड इन विच द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी हैज़ इंक्रीज्ड, कौन सा पीरियड ऐसा था जिसमें कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। तो हम अगर 96 to 7 को देखें तो उसमें 96 में था कितना, इंक्रीज फास्टेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है वो बताना आपको। तो 96 में था आपका 45। ठीक है, ये 96 में था और बढ़ के कितना हो गया 55, ये किस में हो गया 7 में, मतलब कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 5 का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, आगे अगर आप देखें तो 7 to 8 में तो डिक्रीमेंट हुआ, तो वो हमें तो देखना ही नहीं है उसको, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, इंक्रीमेंट पूछा है। उसके बाद 50 to 65, यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें कि ये 50 से कहाँ पहुँच गया 65, मतलब ये कहाँ था 8 से 9 में ना, 98 से 99 में। ठीक है, 98 से 99 में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 15 का इंक्रीमेंट हुआ। और इसके बाद अगर आप 2020 को देखो तो इसमें तो डिक्रीमेंट हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो इंक्रीमेंट हुआ है वो किस में हुआ है, 98 to 99, मतलब 1998 से 1999 के बीच में सबसे ज़्यादा आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला है कंपनी का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करने के लिए फिगर बना देता हूँ आपको। ठीक, आपके पास दिया हुआ है कुछ PQ एंड RS दो कोड है, मतलब जीवाएँ हैं PQ एंड RS, ये कुछ इस टाइप से बनी हुई है RS। ठीक, और ये L पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये जो PL है ये आपके पास दिया हुआ है 9, और जो LS है वो आपको दिया हुआ है 6, और जो LQ है वो है 4। ठीक है, ये 3 वैल्यू आपको दी हुई है, और आपसे पूछा है RL क्या होगा, RL ये क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो सेगमेंट्स होते हैं, ये जो जीवा है आपकी, मतलब कोड है, इनके जो सेगमेंट है, इनके जो खंड है, 2 खंड बने हुए हैं, एक खंड ये वाला और एक खंड ये वाला, इसका भी एक खंड ये वाला और एक खंड ये वाला। इन दोनों खंड के, एक जीवा के जो दोनों खंड हैं, दोनों सेगमेंट हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, मतलब कि जो आपका RL है उसका मल्टीप्लाई किसके साथ, LS के साथ, RL इंटू LS, ये किसके इक्वल होगा,
PL इंटू एल क्यू पे, PL इंटू एल क्यू। ठीक, तो आपको RL तो फाइंड आउट करना है, तो इसको एज इट इज रहने दीजिए। RL एल एस की वैल्यू कितना गिवन है आपके पास, एल एस ये दिया हुआ है 6 इज इक्वल टू PL कितना गिवन है, PL कितना है 9 एंड एल क्यू क्या गिवन है आपके पास, मतलब एल क्यू क्या दिया हुआ है, एल क्यू दिया हुआ है 4। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको हम क्या करते हैं 3 से डिवाइड कर दें, तो 3 से कट करेंगे तो ये 2 टाइम्स कटेगा और ये 3 टाइम्स और ये कट जाएगा आपका 2 टाइम्स। तो RL की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से आपके पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 यूनिट। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Kachita's attendance in her school for the academic session 2018 से 2019 was कितनी थी, 216 थी। मतलब जो कचिता थी उसकी अटेंडेंस कितनी है, 216 उस एक एकेडमिक ईयर के लिए। ऑन कंप्यूटिंग हर अटेंडेंस इट वाज ऑब्जर्व दैट हर अटेंडेंस वॉज 90%। मतलब कि जब कैलकुलेट किया गया तो पता चला कि जो कचिता थी वो जितने दिन स्कूल लगा उसमें से कितने दिन केवल 90% ही स्कूल आई थी। मतलब और उसकी अटेंडेंस कितनी थी, 216। इसका मतलब ये है जो 216 है वो किसके इक्वल है, 90% के इक्वल है। तो आपसे पूछा गया है कि टोटल वर्किंग डेज ऑफ द स्कूल, मतलब कि टोटल वर्किंग डेज का मतलब 100%। आपके पास 90% दिया हुआ है और 100% पूछा है, तो 100% क्या हो जाएगा, पहले हम क्या करते हैं 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1% की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 216/90 एंड अगर 100% की वैल्यू निकालना है आपको तो ये हो जाएगा 100%, मतलब 100 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 90/100। ठीक, 0 से 0 कैंसिल आउट, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 9 2 18, 18 3 बचेगा और 4 टाइम्स मतलब कि, और ये 10 से मल्टीप्लाई करके 240, मतलब 100% क्या हो गया 240। मतलब टोटल कितने दिन स्कूल लगा था 240 दिन, और कचिता कितने दिन गई थी उसमें से 216 दिन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 11। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन बस आपको एक ही कंडीशन पता होना चाहिए, मतलब जो डिविजिबिलिटी रूल होता है 11 का वो आपको पता होना चाहिए। और ये एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है, इस टाइप के डिविजिबिलिटी रूल पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको ऑप्शन के थ्रू ही होगा ये क्वेश्चन, तो हम ट्राई करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 809781। ठीक है, हमें चेक करना है कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो उसके लिए क्या होता है, जो मतलब इवन प्लेस पे जो नंबर है उनका सम और जो ओड प्लेस पे नंबर है उनका सम, इन दोनों सम का जो डिफरेंस है, अगर वो डिफरेंस क्या होता है 11 से डिविजिबल होता है, 11 से डिविजिबल होता है, तो हमारा जो क्वेश्चन मतलब जो भी ऑप्शन है वो क्या होगा, जो भी नंबर है वो डिविजिबल होगा 11 से। ठीक, तो चेक कर लेते हैं हम। तो पहले मतलब जो सम ये जो 1 हो जाएगा, ये 2, मतलब 1 2 3 4 5 6 हैं, तो एक क्या हो गया विषम हो गया, 2 सम हो गया। फिर ये ऐसे सम विषम आप चेक करते रहना, मतलब करके देख सकते हो। तो 8 और 9 कितना हो गया 15, 15 और 8 हो गया आपके पास 23। ठीक है, जो विषम है उन विषम वैल्यू मतलब कि विषम प्लेस पे जो भी नंबर है उनका सम कितना हो गया 23। अब सम प्लेस वाले मतलब कि इवन वाले देख लेते हैं, 7 0 + 7 7 + 1 8, और इनको माइनस कर दो। ठीक है, तो अगर आप 23 में से 8 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा 15। 15 11 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट है आपका 963391। इसको चेक कर लेते हैं। 9 + 3 12, 12 + 9 इट्स 21। ठीक है, 6 + 3 9 + 1 10 -10, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ रहा है 11। ये 11 से डिविजिबल है, मतलब यही हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वापस से हमें जो क्वेश्चन मिला है वो क्या है, डीआई का क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि द गिवन ग्राफ शोज द पासिंग परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट taught by 6 teachers of a school in the senior secondary exam board। तो आपको बताना आइडेंटिफाई द टीचर हुज स्टूडेंट हैव शोन द मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट, मतलब कौन से टीचर है जिसके स्टूडेंट ने क्या किया है, मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट दिखाया है। तो अगर हम मिस्टर तनेजा की बात करें तो उनके स्टूडेंट पहले थे मतलब 2017 में उनके स्टूडेंट को नंबर मिले थे 98,
और कितने 18 में क्या हो गया 100 हो गए, 98 से 100 हो गए, मतलब कितने का इंक्रीमेंट हुआ 2 का इंक्रीमेंट हुआ तनेजा के केस में। उसके बाद आते हैं मिस्टर जोशी। मिस्टर जोशी पहले 85 थे कब 2017 में, और 2018 में हो गए 92 उनके स्टूडेंट के नंबर। ठीक, तो ये हो गया 5 to 7। ठीक, इसमें 7 का इंक्रीमेंट मिला उसको उनको। उसके बाद मिस्टर सक्सेना, मिस्टर सक्सेना की बात करें हम तो 78 से 87, जो कि 78 से 87 पे पहुंच गए, मतलब आई थिंक ये भी 1, मतलब 11 का इंक्रीमेंट मिला उनको। ठीक है, मिस्टर सक्सेना को 11 का इंक्रीमेंट मिला। और गुलाटी की बात करें तो उनमें तो डिक्रीमेंट हो गया। उसके बाद आप देखो सक्सेना के बाद ये गुलाटी भी हो गया। अब डॉक्टर काल्ट्रा 85 से 97, 85 से 97, 85 से 97 पे पहुंच गया उनके स्टूडेंट, मतलब कितने का इंक्रीमेंट हुआ 12 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ। मतलब कि इन सभी में यही बेस्ट है। अगर लास्ट वाले को देखोगे तो उनमें इम्प्रूवमेंट की जगह उनका क्या हो गया, उनको कम नंबर आए हैं, मतलब कि उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, डिक्रीमेंट हो गया है। ये 12, तो डॉक्टर काल्ट्रा क्या हो गया आपका आंसर। ठीक, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। तो आपको बोर्ड मास पता होना चाहिए इसके लिए। बोर्ड मास क्या होता है कि सबसे पहले आपको सबसे छोटे ब्रैकेट से सॉल्व करना होता है। सबसे छोटा ब्रैकेट मेरे को दिख रहा है 33 - 3 × 7, तो आपको क्या परफॉर्म करना पड़ेगा सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन, तो 21। ठीक है, 21 को ये 3 × 7 21 हो गया, ये आपका माइनस है। ठीक, और 33, जब आप 33 में से 21 को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 2 और यहाँ से मिलेगा 1, 12। तो ये छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई 12 प्लस। अब ये जो आपका करली ब्रेसेस है इसको सॉल्व करोगे तो 9 × 8 है, तो ये हो जाएगा 72। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 84, या करेक्ट 84। अब जो ये 84 है ये आपका नेगेटिव 84 है। ठीक है, क्योंकि जो आपकी यह जो ब्रैकेट था करली ब्रैकेट, इसका वैल्यू क्या है नेगेटिव है, इसके साथ नेगेटिव साइन अटैच है, और उसके पहले लिखा हुआ आपके पास 89, तो 89 - 84 क्या हो गया आपका 5। ठीक, 5 आ गया। और ये जो 5 है, ठीक 5 है, ये किसको डिवाइड करेगा, 5 आपका डिवाइड करेगा 90 को, 90 डिवाइडेड बाई 5, और यहाँ पे क्या साइन लगा हुआ है +/5। ठीक, -5, ये कितने टाइम कट जाएगा 18 टाइम। ठीक, अब -15 + 18 होता है जी 3। ठीक है, आप इसको प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन किसका लगेगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर प्लस है, तो 18 में से 15 जाएगा तो 3 आपके पास बच जाएगा। ये क्वेश्चन भी हो गया आपका, 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है कोस x - y की वैल्यू आपके पास गिवन है √3/2 एंड sin x + y, sin x + y की वैल्यू क्या गिवन है 1/2। तो आपसे पूछा है x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये जो √3/2 है, अगर हम इसको कोस की टर्म में लिख सकें, कोस की टर्म में लिख सके तो हमें एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो कोस x - y है इसको एज इट इज़ लिख दो, और ये जो √3/2 है इसको हम क्या लिख सकते हैं कोस 30 लिख सकते हैं। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, मतलब कोस x - y इज इक्वल टू क्या हो गया कोस 30। सेम विद दिस, ठीक है, सिमिलरली साइन x + y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ये भी 30 का ही, 30 की वैल्यू है साइन 30 की, तो साइन x - y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका साइन x - y हो गया आपका साइन 30। अगर अब यहाँ से देखें आप तो ये कोस ये साइन और ये साइन, तो अगर आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट आपको पता हो तो आपको ये पता होगा कि जो x - y की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी 30 की, और x + y की वैल्यू भी किसके इक्वल हो जाएगी 30 की। अब यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको आप सिंपली ऐड कर दीजिए तो ये दोनों कट जाएंगे, ये 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 60। अगर 2x की वैल्यू 60 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 60/2 मीन्स 30, 30 आपका आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ट्रिग्नोमेट्री से ही है, उसमें दिया हुआ है कोट a की वैल्यू जो है k है। ठीक है, कोट a की वैल्यू k है, तो आपसे पूछा है साइन a की वैल्यू क्या होगी, किसकी साइन a की वैल्यू
क्या हो गया, ठीक। कोट है, आपको पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, के को के अपॉन वन लिखा जा सकता है, या करेक्ट। तो जो कोट होता है उसको आप देखें पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोले, ठीक। या लाल बटे कक्का से, जिससे भी आपको करना है आप कर सकते हैं। कोट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो के क्या हो गया आपका बेस, और वन क्या हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका के स्क्वायर प्लस वन इंटू ये स्क्वायर रूट में हो जाएगा, ठीक। एच की वैल्यू आ गई। वो आपसे पूछा है साइन है, अब साइन क्या होता है, साइन होता है आपका, साइन सिंपली क्या होता है, साइन होता है कर्ण मतलब कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, के स्क्वायर प्लस वन ये स्क्वायर रूट में अपॉन अपॉन परपेंडिकुलर क्या है आपका वन, ठीक है। कुछ मिस्टेक हो गई क्या, कुछ मिस्टेक हो गई, या कुछ मिस्टेक हो गई है आपका, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। ये हो जाएगा आपका वन अपॉन के स्क्वायर प्लस वन। जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। मैंने एक्चुअली यहाँ पे हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर जो कि कोसेक की वैल्यू होती है वो पुट कर दी थी, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको वापस से डीआई का क्वेश्चन आया है, वही ग्राफ है और आपसे क्या पूछा है, द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी इज मैक्सिमम इन विच ईयर, किस ईयर में प्रॉफिट जो है मैक्सिमम था। तो आप ये जो आपके पास डेटा गिवन है इसको देख के आप सिंपली बता सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा जो ग्राफ मेरे को दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 2000 का, ठीक है। तो 2000 में सबसे ज़्यादा उसकी ग्रोथ थी, ठीक। तो ये 2000 करेक्ट है आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 करेक्ट आंसर है आपका। अगर मैं तो ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है, मैं फिर से बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका आंसर क्या आपका 2000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू गिवन है आपके पास 8, आप इस यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, या करेक्ट। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि यहाँ पे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा हुआ है, मतलब कि योगांतर अनुपात लगा हुआ है। ऊपर योग करते हैं, नीचे अंतर निकालते हैं, मतलब ऊपर क्या लगाते हैं जोड़ देते हैं और नीचे घटा देते हैं। तो अगर इसमें हम वापस से कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएं तो हमें क्या मिलेगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। कोस अगर कंपोनेंट और डिविडेंड लगाओगे इसमें तो ये कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और अपॉन में हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। सेम केस इसमें होगा, आपने क्या किया है, ऊपर प्लस वन था पहले, ऊपर प्लस था, ठीक। ऊपर ऊपर क्या कर किया प्लस 8 प्लस वन, और नीचे क्या हो जाएगा माइनस 8 माइनस वन। तो ये आपके पास आ रहा है 9/7, ठीक है। 9/7 किसकी वैल्यू आ गई है, कोस थीटा की। तो कोस थीटा, सॉरी कोस थीटा की नहीं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा की, और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 9/7, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द प्राइस ऑफ अ बाइक इज 15% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। मतलब क्या है कि जो क्रय मूल्य से उसकी प्राइस को कितना बढ़ा दिया, 15% बढ़ा के लिखा हुआ है, ठीक है। वो मार्केट प्राइस हो गई उसकी, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस कितना हो, कॉस्ट प्राइस अगर 100 हो तो अगले ने क्या किया, मतलब वो बंदे ने क्या किया, उसने 15% इंक्रीमेंट कर दिया। अगर 100 पे 15% इंक्रीज करेगा तो कितना हो जाएगा 115। अब उसने फिर क्या किया कि उसने ये नंबर पे 85 मतलब 115 पे कितने का 20% का डिस्काउंट दे दिया। 20% का डिस्काउंट दे दिया तो आपको बताना उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। मतलब उसने क्या किया, वो कुछ आइटम मतलब कि कुछ भी चीज़ खरीद के लाया और उसने उस पर जो कॉस्ट प्राइस थी उसको मार्क्ड प्राइस में कैसे, मतलब मार्केट प्राइस के लिए क्या किया उसने, उसको 15% बढ़ा दिया। तो 100 रुपये की चीज़ थी, उसने 100 रुपये का 15% बढ़ा के 115 लिख दिया, और अब बोल रहा है कि मैं आपको 20% का डिस्काउंट दूंगा। तो वो 115 रुपये के पे 20% का डिस्काउंट देगा आपको। तो अब देखना है कि उसको लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। तो 20% का अगर वो 115 रुपये पे
115 रुपये पे 20% का अगर आपको क्या देता है, प्रॉफिट देता है, मतलब सॉरी मैं प्रॉफिट बोल दिया, डिस्काउंट देता है, तो ये 2/5 और ये मिल जाएगा आपको कितना, 23। मतलब कि 23 रुपये का डिस्काउंट दे देगा वो, कितने रुपये पे, 115 रुपये के आइटम पे 23 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट दे देगा, तो वो आपको बेचेगा कितने में, ये क्या है 2 और ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 9, मतलब कि वो 92 रुपीज़ में देगा आपको। वो खुद कितने में लाया था, 100 रुपये में लाया था, आपको कितने में दे रहा है, 92 रुपीज़ में दे रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है कितने परसेंट का, 8%। ठीक है, तो 8% आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनल्टीमेट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, x माइनस वाई, इट्स नॉट x माइनस वाई, इट्स x माइनस 2y, x माइनस 2y, x माइनस 2y इज गिवन एज 3 एंड xy इज गिवन एज, xy की वैल्यू क्या गिवन है 5। तो एक्स स्क्वायर आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर कैलकुलेट करना है। ठीक, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा x माइनस 2y, ये वाली वैल्यू को अगर आप देखें तो आपको मिलेगा x माइनस 2y इंटू एक्स प्लस 2y। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे x माइनस 2y तो ऑलरेडी गिवन है, ठीक, जो कि 3 है, और अगर हम x प्लस वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर दे तो हमारा ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। अगर आप इसको करना चाहें तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जो भी ऑप्शन में, जो भी ऑप्शन आपको 3 का मल्टीपल दिखे वो इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर हम देखें तो ऑप्शन क्या है, 21 है, 20 है, 23 और 22 है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें हमें क्या है, ऑप्शन 3 का मल्टीपल दिख रहा है, वो क्या है 21। तो 21 इसका आंसर होगा। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। ठीक, तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एक आइडेंटिटी होती है x प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2y का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा। अगर ये a प्लस बी होता, मतलब ये 2 नहीं होता तो ये 4a भी होता, लेकिन ये 2 भी आ गया है तो ये 2 और मल्टीप्लाई होके 8xy बना देगा उसको। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो आपको कैलकुलेट करना है, तो इसको आप उधर ले जाओ तो आपके पास क्या बचा, 8xy प्लस x माइनस 2y। ठीक है, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा ना, इसीलिए मैंने प्लस बोला। ठीक, अब 8 इंटू एक्स वाई, 8 एज इट इज़ लिख दिया मैंने। एक्स वाई कितना है, एक्स वाई आपके पास गिवन है 5। ठीक, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। एक्स माइनस 2y कितना गिवन है, 3 गिवन है, तो इसका तो स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ये हो गया 40 प्लस 9 इज इक्वल टू 49, मतलब कि x प्लस 2y का होल स्क्वायर क्या है 49 है, तो x प्लस 2y कितना हो जाएगा 7। ठीक, x प्लस 2y हो जाएगा आपका 7। आपके पास आ गई इसकी वैल्यू। अब क्या कीजिए आप, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 7 तो आपके पास है और 3 भी आ गया, मतलब 3 तो ऑलरेडी था, 7 आपने कैलकुलेट कर लिया, 21 आंसर मैंने बोला था ना, उसी का मल्टीपल रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मतलब लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पेपर। इन हाउ मेनी ईयर्स, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया, इन हाउ मेनी ईयर्स शेल 3500 इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट टू बी 4500, मतलब कि 3500 रुपये 10% की रेट से 4500 रुपये कितने टाइम में हो जाएंगे, ये आपको बताना है। तो कितने रुपए थे, 3500 थे, कितने 3500 रुपये थे, कितने हो गए 4500 हो गए, कितने बढ़ गए 1000 रुपये। तो ये जो बड़ा है ये क्या है, यही तो आपका सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि 1000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट 3500 रुपये में कितने दिनों में होगा 10 की रेट से, वही तो आपको पूछा है। तो आप सिंपल क्या कीजिए, फॉर्मूला लगा दीजिए सिंपल इंटरेस्ट का। क्या होता है, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, यही होता है। एस आई कितना है 100, उसके बाद पी कितना दिया है 3500, आर 10, टी हमें कैलकुलेट करना है, एंड 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, ये जीरो से ये भी कट गई, क्या बचा आपके पास 100 अपॉन 35। ठीक है, 100 अपॉन 35। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसको आप 5 से कट कर दीजिए तो ये 20 टाइम्स और ये 7 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 2, 14 बचेगा, 14 मतलब 6/7 ईयर। ठीक, मतलब कि 2 सही 6/7 साल में ये 3500 रुपये हैं, वो कितने हो जाएंगे 4500 रुपये 10 की रेट से। तो ये था हमारा आज का एसएससी सीएचएसएल का 2020 का पेपर, जो कि हमने इजीली सिंप्लीफाई कर मतलब सोल्व कर लिया है। तो इसी तरह के पेपर
डेली देखने के लिए, मतलब हम लोग डेली एक पेपर रोज़ अपलोड करेंगे, तो आप अपने दोस्तों को बताइए और उनसे भी बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप भी कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। थैंक यू।